Dear students of BTech first year mechanical branch, I am Dr. Ravi Prasad, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Human Department. Welcome to you for our today 8th lecture, unit number 2, module 2, integral calculus. After 5 minutes, I will start the session. I will ring a Rupesh Patel. Piyush Kotwar. Roll number 21, Prajot, Saurabh Pariyar, Deven Nagar, Ajay Gole. After 3 minutes, I will start the session. Ranjit Raghuvanshi, Sadak Gaur, Kuldeep Bamnia, Nilesh Lacheta, Ankit Chauhan, Sunil Kasleria, Rahul Pawar, Vishal Parmar. Just after 1 minute, I will start the session. Vishal Parihar, Okay, my dear students of BTech first year mechanical branch, I am going to start the session, which is based on the problem on the double integrals case I have been explained yesterday. कल मैंने आपको डबल इंटीग्रेशन के बारे में पहली मेथड सिखाई थी. आज हम उसको एग्जांपल से आपको समझाएंगे, फिर इसके बाद हम आपको दूसरे ऑप्शंस भी समझाएंगे. अभिषेक माचवर,
ये हमारा इस यूनिट का सेकेंड ही यूजफुल टॉपिक है। डबल इंटीग्रेशन के बारे में कल मैंने बताया था। डबल इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। जब हमारे पास दो वेरिएबल इंटीग्रल के अंदर मौजूद होते हैं तो उसमें दो इंटीग्रल होता है। यदि दो वेरिएबल का फंक्शन है, यदि इसमें तीन वेरिएबल होगा, यदि एफ जो है, एफ मतलब फंक्शन, जिसको अपन रिलेशन भी बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, यदि इसमें तीन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी तो इस तरह के इंटीग्रेशन के आपके पास तीन सिंबल दिए होंगे तो उसको अपन ट्रिपल इंटीग्रल बोलेंगे। तो आपके कोर्स में मल्टीपल इंटीग्रल के नाम पे दो कैटेगरी दी हुई है सिलेबस में। एक डबल इंटीग्रल जिसमें दो वेरिएबल का फंक्शन का इंटीग्रेशन और एक तीन वेरिएबल का फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो जैसे हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का हमने समझा है, ठीक उसी तरह से हम पार्शियल इंटीग्रेशन भी हमारी प्रोसेस होती है, उसकी एक इनवर्स प्रोसेस होती है जिसको अपन मल्टीपल इंटीग्रल बोलते हैं। कल मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट केस बताया है, आज हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद फिर हम इसकी जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, दूसरे मेथड्स हैं, वो आपको समझाएंगे। जब आपके पास दूसरे केस आते हैं, जब आपके पास ये जो डबल इंटीग्रल है उसकी जो लिमिट है वो कांस्टेंट नहीं होती है, एक इंटीग्रल की वैल्यू वेरिएबल फॉर्म में होती है, तो इसलिए हमने ये लाइन कल आपको लिख के बताई थी। So the method of evaluating double integral depends upon the nature of curves bounded the region R। तो ये सबसे पहला केस मतलब मेथड नंबर 1 आपको कल बताई थी। x1 x2 और y1 y2 जब दोनों ये दोनों कांस्टेंट होंगे, x1 को लोअर लिमिट बोलते हैं जिसको अपन a से डिनोट किया था हमने, और x2 को हमने b से डिनोट किया था। और फिर इस तरह से हमने y1 को c से डिनोट किया है और y2 को d से डिनोट किया है। कांस्टेंट वैल्यू को हमने कहा है ये हमने कल आपको डिटेल्स में केस समझाया है, ये पहली मेथड को बताइए। इस तरह से यदि हमारे पास दिए हुए क्वेश्चन में सबसे पहले, और दोनों जगह ध्यान देंगे, दोनों इंटीग्रल में जब लोअर, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट इस इंटीग्रल की, ये अपर लिमिट इसकी इंटीग्रल की। जब इसमें आपके पास जो भी ऑर्डर दिया होता है, जैसे डी आई डी एक्स लिखा, इसका मतलब पहले हमें इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन ऑफ दो वेरिएबल को, दूसरे वेरिएबल को अपने को ऑटोमेटिकली कांस्टेंट मानना होता है। जैसे अपन डिफरेंशिएशन करते हैं दो वेरिएबल का, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट लिया जाता है। बिल्कुल सेम टाइप का मैकेनिज्म है ये, उसी तरह से हम लोग ये करते हैं। तो हमने मान लिया है कि f का जो इंटीग्रेशन आता है, कोई ना कोई एक फंक्शन g ऑफ एक्स वाई आता है, और फिर इसमें अपर लिमिट रखी हमने। अपर लिमिट किसकी जगह रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेशन पहले कर रहे हो। यहाँ पर यदि dy लिखा है तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे होगे तो y की जगह आपको d रखना पड़ेगा, फिर माइनस लोअर लिमिट y की जगह c रखना होगा। तो वही हमने ऐसा मान लिया है। अभी हम आपको क्वेश्चन करके बता रहे हैं इस मेथड पर, जस्ट मैं रिकॉल कर रहा था जो लोग कल की क्लास में नहीं थे। इसी तरह से यदि हमारे पास क्वेश्चन में लिमिट भी बदल गई और यदि ऑर्डर भी बदला हुआ दिया होगा, दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है, तब हमारे को सिंपली ये ध्यान रखना है जो ऑर्डर दिया होगा, जैसे अब इसमें x पहले लिखा है तो अपन x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y कांस्टेंट लेंगे। तो x की जगह इसका इंटीग्रेशन होने के बाद पहले अपर लिमिट b रखेंगे और फिर माइनस करके लोअर लिमिट a रखेंगे। फिर एक बार ये डबल इंटीग्रल सॉल्व होने के बाद ये सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंगल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने 12th क्लास से लेके तो अभी की इस क्लास में हमने सेकंड यूनिट में मेथड सीखी है, तो उनमें से कोई भी मेथड इसको सॉल्व करने में लगेगी। चलिए देखते हैं ये कैसे कैसे यूज होता है। इसको मैंने आपके सामने ज्योमेट्रिकली बताया था
कि लिमिट्स क्या शो कर रही है, किस रीजन को शो करती है। एक्स बराबर है, लाइन होती है, सभी को कोऑर्डिनेट टू डायमेंशन ज्योमेट्री का आइडिया है। एक्स इक्वल टू ए लाइन होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक्स इक्वल टू बी ये भी एक लाइन होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको मैंने बाद में इसलिए रफली डायग्राम में इसलिए बनाया क्योंकि एक्स इक्वल टू ए लोअर लिमिट है इंटीग्रेशन की, और एक्स इक्वल टू बी जो है अपर लिमिट है, मतलब ये उच्चिष्ट वैल्यू है। ये उच्चिष्ट वैल्यू है, ये निम्निष्ठ वैल्यू है। लोअर लिमिट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं निम्निष्ठ वैल्यू, और इसको उच्चिष्ट वैल्यू। तो इसलिए ये लाइन पहले आएगी, ये लाइन बाद में आएगी। फिर इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में आपको लिमिट दी है y इक्वल टू c से y इक्वल टू d, जो कि y के रिस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रेशन में d जो है अपर वैल्यू है, तो हम उसको बाद में यहाँ पर ड्रॉ होगी। ऑब्वियसली उसका ग्राफ इस तरह से होगा, y इक्वल टू d एक लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस, इसी तरह से y इक्वल टू c लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस। ये बाद में आएगी, ये पहले आएगी। फिर इस तरह से जब ये सारे लाइंस, ये चार कर्व हैं, लाइन मतलब ये चार कर्व हैं, जब इनका आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो इनके इंटरसेक्शन के पॉइंट को अपन ने एक को ए से, इस पॉइंट को बी से, इसको सी से, इसको डी से शो अप कर रखा है। तो इनसे जो इंटरसेक्टेड पोर्शन आता है, ये जो रीजन आता है, इसी को अपन आर बोलते हैं, इसी को आर कहा जाता है। तो हमें इस रीजन के अलोंग ही इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल इंटीग्रेशन की इस केस में, ऐसे केस में इवेलुएट करना होती है। हमें ग्राफ नहीं बनाना होता है, जब लिमिट नहीं दी होती है तब हम ये इस तरह का ग्राफ बना के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हम के सामने एग्जांपल से ये केस क्लियर कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके गाइस, ये पॉइंट क्लियर है? ये सर, पर सर ये जो ग्राफ है ये हर क्वेश्चन में नहीं बनाना है क्या? देखो बेटा, जब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी लिमिट दी है तो अब इसको बनाने की जरूरत नहीं ग्राफ, ठीक है। पर ग्राफ बनाने का तरकीब बताया है। इसके लिए आपको क्या है, ये जितने भी आपको लिमिट में कर्व दिए होंगे उनसे वह एक्वेंट होना होगा, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर वही कर्व देगा जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, वही शेप देगा जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, ठीक है। उन्हीं के बारे में ये डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं इस पर। ये हमारा सामने इस कैटेगरी का देखिए, अभी कैटेगरी नहीं बोल रहा हूं, आप खुद मुझे जज करके बताएंगे क्योंकि मैंने आपको एप्टीट्यूड डेवलप कर दिया है प्रॉब्लम को समझने का, पहचानने का। इसलिए मैंने आज फिर से ये डबल इंटीग्रल को आपके लिए रिवाइज किया है। ये आपके एमएसटी का भी पोर्शन है, सिलेबस है, इस पर एक क्वेश्चन आना है। सो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिखा है इवेलुएट, कितने इंटीग्रल के सिंबल है? 2। इसका मतलब समझ जाना कि ये डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। जैसे ही आपने ये समझ लिया कि दो इंटीग्रल का सिंबल है और इसके साथ में डेफिनेटली जो इसके अंदर का जो फंक्शन होगा दो वेरिएबल का फंक्शन होगा। यदि यहाँ पर एक वेरिएबल मिसिंग हुआ और डबल वेरिएबल का डबल इंटीग्रेशन का सिंबल हुआ, तब भी इसका मतलब यही होता है कि ये डबल इंटीग्रल है। ये तो जरूर होगा अंदर, ये y जो दूसरा वेरिएबल है या x है वो जीरो हो सकता है, उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब ये मत मान लेना कि ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन है बेटे। यदि तुम्हें दो इंटीग्रल के सिंबल दे रहे हैं, ये पेटेंट है, ये तो आना ही है, ये दो इंटीग्रल तो मौजूद रहना है। यदि आपको एग्जामिनर डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन पूछेगा तो कितने आएंगे सिंबल? 3, है ना। आप इसके बाद ये दो स्टेप समझने के बाद, क्योंकि ऐसा कंफ्यूजन दिमाग में आपके आ सकता है, इसलिए मैं हर एंगल से एक क्वेश्चन को मैं हर लेवल से, मतलब उसमें जितनी भी संभावना हो सकती है कंफ्यूजन होने की, कंफ्यूज होने की, वो सब मैं शो कर रहा हूं अपने अनुभव से, क्योंकि मैं आपके दौर से गुजर चुका हूं। लेकिन जब मैं आपके दौर से गुजरा था तो मेरे टीचर ने इतना अच्छा क्लियर नहीं किया था जितना कि मैंने अपने आप की स्टडी करके अभी 21 साल की पढ़ाई में मैंने ये फंडामेंटल्स के क्लियर किए हैं, ताकि मेरे स्टूडेंट, जब मैं टीचर बनूं तो मेरे स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं हो। ओके गाइड, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपने ये समझ लिया बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ये दो इंटीग्रल के सिंबल दिख जाए तो समझ जाना है,
दिमाग में स्टैक हो जाना कि ये डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। और यदि एक इंटीग्रल दिख रहा है मतलब बोलो, यदि एक सिंगल इंटीग्रल इंटीग्रल दिखे का तो समझ जाना कि वो सिंगल इंटीग्रल का सिंगल क्वेश्चन इंटीग्रल है ना। तो सिंगल इंटीग्रल में अभी जो हाँ। इसके पहले तुमको मेथड बताई है मैंने, कभी कभी मेथड का नाम दे देगा एग्जामिनर, कभी नहीं देगा तो आपको मैंने जो बताया तरकीब वो अडॉप्ट करना है, ठीक है। इसलिए उसकी डेफिनेशन जितनी भी चीजें हैं वो सब अच्छे से याद कर लेना। बीटा गामा फंक्शन की जितने मैंने रिजल्ट्स बताए तुमको, जैसे अपन पहले याद करते थे 12th क्लास में गणित की एग्जाम देने में, आपके टीचर बोलते थे कि बेटा ये प्लस बी का होल क्यूब का याद कर ले, क्यूब माइनस बी क्यूब याद कर ले। तो इसी तरह से यहाँ पर भी मैं बोलूंगा, कुछ स्कूल में टीचर्स बोलते नहीं थे, अपनी मर्जी से जो अच्छा है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, तो चलिए, हाँ तो हमने क्वेश्चन को जज कर लिया कि भाई ये डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब मैं आपको जस्ट क्लैरिफाई ये कर रहा था कि हो सकता है यहाँ पर एक वेरिएबल का ही फंक्शन मौजूद हो, तो आप इस तरह से कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब दूसरा वेरिएबल क्या है, जीरो है, प्लस जीरो लिखेंगे, उसमें नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। इसका मतलब एज्यूम करना पड़ेगा या तो y को या x को। अब आप ये पूछेंगे सर कि x को लेना है कि y को, वो एक्स वाई का फंक्शन है कि क्या है, तो इधर देख, ये बाद में ये लिखा रहेगा, या तो dx dy लिखा रहेगा, नहीं तो dx dy लिखा होगा। dy dx लिखा रहता है या फिर एक्स dx dy। हाँ, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा तो कोई, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो दो ऑप्शन के अलावा संभव ही नहीं है, इसलिए तो dy dx लिखा होगा या dx dy लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटे। ये आपने अभी इस तरह से इसका चिंतन कर लिया, रीजनिंग कर ली। ओके, ये सब इसको समझने के, सॉल्व करने के ट्रिक्स हैं। ओके, ताकि आपका जो भी आंसर आए वो बिल्कुल सटीक आए, कोई भी एग्जामिनर एक नंबर भी आपको काटे नहीं, भले एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो। तो ओके, हमने इसका एनालिसिस किया। अभी अभी हमारा एक एनालिसिस और बचा है, एक स्टेप और पे आ रहा हूं मैं, एक और स्टेप पे आ रहा हूं मैं आपके सामने। तो dy dx लिखा है यहाँ पर, दो डबल इंटीग्रल है तो डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। अब देखना बेटे, अब हमारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम पहले किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करें। जिन लोगों को, dy के, हाँ, जिन लोगों को अभी मैंने कल की क्लास में और आज की सुबह की क्लास में बताया है मेथड, उन्होंने दिमाग में उनके इसके बारे में इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट आने लगी होगी। और जो लोग ध्यान सर नहीं दे dy रहे के बात रिस्पेक्ट को, में करेंगे। हाँ बेटा 2 मिनट रुकिए आप, बोलिए नहीं। अच्छा, जो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल क्लास अटेंड कर रहे हैं और कहीं ध्यान कहीं और है, कुछ और काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज अटेंशन करो बेटा, बहुत लिमिटेड टाइम होता है सेमेस्टर में, 3.25 महीने का सेमेस्टर होता है और चीजें बहुत सारी है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत लेंदी है। तो बेटा टाइम के साथ अपने को टाइम को पकड़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पकड़ा रहा हूँ टाइम, मैं आपको टाइम की वैल्यू समझा रहा हूं तो उसको समझो। तो चलिए अब ज्यादा और बात नहीं करते, क्योंकि बात करना पड़ती है, बार बार मोटिवेशन देना पड़ते हैं स्टूडेंट को, ताकि वो कभी ना कभी तो जाग जाए। आज जाग जाएंगे तो समझ लो कल सुधरा, कल अपना अच्छा सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़े इस दौर में। तो हमारी समस्या ये आ रही है कि हम स्टार्ट किसके रिस्पेक्ट में पहले करें। यदि किसी को केस याद हो तो आप बोलेंगे सर, क्योंकि यहाँ पर इस इंटीग्रल के लोअर और अपर लिमिट कांस्टेंट है, ये दूसरा वाला इंटीग्रल, इसको पहला इंटीग्रल बोलते हैं और इसको दूसरा इंटीग्रल बोलते हैं। अब ऑर्डर भी समझो, इसको पहला इंटीग्रल, इसको दूसरा इंटीग्रल, ठीक है। पहला इंटीग्रल इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं बेटा, इसको सेकंड प्रेफरेंस देते हैं। फिर इसके बाद आपने को देखना है कि पहले इंटीग्रल की लिमिट, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं आपके लिए। पहले इंटीग्रल की लिमिट्स कांस्टेंट, दूसरे इंटीग्रल की लिमिट कांस्टेंट है। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू। देखो हाँ सर है फिक्स। ये पहला इंटीग्रल है बेटा, इसकी लिमिट देखो, दोनों लिमिट कांस्टेंट है, ये लोअर लिमिट होती है, ये हमेशा अपर लिमिट होती है, भले छोटी हो बड़ी हो। ओके, वो बात सेकेंडरी है, ठीक है। हाँ जी, तो ये है तुम्हारी 2 5, ये दोनों फिक्स है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैंने फिर आपको दिमाग में इसके तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि जब हमारे पास डबल इंटीग्रल में दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिमिट्स कांस्टेंट होती है, तब हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्डर यहाँ पर दिया होता है क्वेश्चन में एग्जामिनर ने, उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इसका मतलब
सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में ये जो दो वेरिएबल का फंक्शन अंदर बैठा है इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे। जैसे अपन डिफरेंशिएट करते थे कि नहीं बेटा, उसी तरह से इसको इंटीग्रेट करो, y के रिस्पेक्ट में करेंगे और कांस्टेंट किसको मानेंगे बेटे? अब आप बोलो x को x को कांस्टेंट मानेंगे। तो ये आपका जो डबल इंटीग्रल है, एक बार इंटीग्रेट होने के बाद ये लिमिट रखने के बाद एक सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी इंटीग्रल में बदल जाएगा जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। इसलिए गाइस सबसे पहले मैंने आपको वन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की सारी चीजें पढ़ाई, फिर इसके बाद हम ये दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं आपसे। और जब दो वेरिएबल तुमको क्लियर होगा ना तो तुम एन वेरिएबल को कर सकते हो। तो जब अपन एन वेरिएबल को इंटीग्रेट करते हैं तो उसको बोला जाता है मल्टीपल इंटीग्रल। चलिए इस बात को हम लिख के भी बता रहे हैं, आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे जो भी इंटीग्रल दिया है जिसको सॉल्व करना है उसको सबसे पहले लिखते हैं। अब कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई सर आपने एक बात और मुझे सिखाई थी इस क्लास में कि यदि इंटीग्रल डेफिनेट है मतलब लिमिट फिक्स दी है तो उसकी कोई ना कोई एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, तो क्या आई मान लूं इसकी वैल्यू? मान ले, कोई दिक्कत नहीं, मान ले, कोई दिक्कत नहीं, है ना, अच्छी बात है। ऐसे बच्चे अच्छे होते हैं जो पुरानी बातें उनको समय पे याद आ जाती है। ओके, तो चलिए भाई आगे बढ़ रहे हैं इस दौर में, प्रोसीड अहेड। करो बेटा इसका दिमाग में क्या यहाँ पर करके भी बताना है, पहले दिमाग में करो इसका इंटीग्रेशन। देखो बेटा किसके रिस्पेक्ट में डिसाइड किया अपन ने? y के रिस्पेक्ट में डिसाइड क्या किया, जो ऑर्डर दिया है और जैसा लिमिट कांस्टेंट दी है। इसलिए यदि यहाँ पर पहले लिखा होता बेटे dx और dy तो क्या करते? पहले यहाँ पर यदि dx लिखा होता और यहाँ पर dy लिखा होता और लिमिट भी कांस्टेंट होती तो अपन किसके रिस्पेक्ट में पहले करते बेटा? x के रिस्पेक्ट में, फिर उसमें y कांस्टेंट मान लेते। जैसे अपन डिफरेंशिएशन एक से ज्यादा वेरिएबल का करते आए थे कि एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दूसरे वेरिएबल को दिमाग में एक कांस्टेंट एज्यूम करना, बस वहां डिफरेंशिएशन करते थे, यहाँ क्या है? इंटीग्रेशन करना है। तो जितने भी इंटीग्रेशन के तुम्हारे पास फंक्शन के फॉर्मूले हैं वो सब कॉमन है। अब देखो बेटा पहली टर्म में क्या है? एक्स स्क्वायर क्या है उसको जज करो। एक एक चीज बता रहा हूं इसलिए टाइम लगता है, एक क्वेश्चन पूरा टाइम ले लेता है क्योंकि वो सारी चीजें सिखा देता है, बहुत सारी चीजें सिखा देता है। इस तरह के आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व बिना किसी हेजिटेशन के, और ना केवल इस तरह के और भी क्वेश्चन की वैरायटी हम लोग और टेक्निक सीखेंगे आने वाले समय में, उसमें ये पूरा यूज होगा। प्रीवियस नॉलेज अहेड नॉलेज आगे पढ़ने में जरूर यूज होता है, ये विधि का विधान है। तो चलो बेटे पहली टर्म को जज किया सभी ने। पहली टर्म में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या अभी शुरुआत में हमारे लिए क्या है? कांस्टेंट है सर। शुरुआत में कांस्टेंट है तो उसको दिमाग में ए मान लो, तो ए स्क्वायर हो गया। क्या होता है ए स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन? ए स्क्वायर वाई होता है ना, ए स्क्वायर वाई होता है ना। तो यहाँ पर जब अपन अगला लिख के बताएंगे तो उसमें लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई एक्स इज वाई ए मतलब वाई एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ बताओ इस टर्म का क्या करोगे? इंटीग्रेशन। अरे वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है? वाई क्यूब बाय 3। अरे बेटा डिफरेंशिएशन मत कर, इंटीग्रेशन बाई क्यूब बाई 2 वाई क्यूब बाय 3 2 नहीं बेटा, जो पावर में जोड़ते हैं इंटीग्रेशन करते समय उसी से डिवाइड करते हैं बेटा। यस सर। तीसरी टर्म का करो, तीसरी टर्म का करो। इसी तरह से मैं बोर्ड में भी क्लास में समझाता हूँ, जैसे मैं आपको अभी पीपीटी से समझा रहा हूँ। करो बेटा इसको भी इंटीग्रेट, एक्स वाई है। अब इसमें डिसाइड करो कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है। एक्स कांस्टेंट है, वाई वेरिएबल है, तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटे, तो क्या होता है? हाँ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, फिर लास्ट में आ गई कांस्टेंट टर्म। माइनस का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, प्लस का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, वो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? एज इट इज। साइन का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। फिर इसके बाद ई 3 का क्या होगा? 3 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटे? 0। ये पूरा हो, अरे भाई 0 कैसे? डिफरेंशिएशन 0 होता है बेटे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का 0 सर y होगा, y3 हो जाएगा। बाई 3 3 सर। या y3 होगा बेटे। ध्यान रखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जी, ये देखिए बेटा आपके सामने मैंने जो आपको ओरली समझाया
वो यहाँ पर करके बता दिया स्लाइड में आपके सामने। और क्योंकि ये लिमिट y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर दिया है, उसी ऑर्डर को फॉलो करा है, तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल का साइन लगाते हैं और इसमें लिमिट को मार्क करते हैं 2 से लेके 5 तक। डायरेक्ट लिमिट पुट रखना, पहले इंटीग्रेशन करना, पहले ये स्टेप करना, फिर इसके बाद ही अगली स्टेप करना। अब बेटा जहां जहां पर y है उसकी जगह ही क्या रखना है, पहले अपर लिमिट में 5 रखना है। तो यहाँ पर पहली टर्म में भी, दूसरी टर्म में भी, तीसरी टर्म में भी, चौथी टर्म में भी, फिर इसके बाद माइनस करके क्या रखोगे, y की जगह बेटा 2 रखोगे। 2 जैसे अपन सिंगल रखना इंटीग्रल है। की लिमिट रखते हैं ना, बिल्कुल सेम रूल है बेटे। चलो करो, सब लोग करो इसका कैलकुलेशन। ये मैंने कर दिया आपके सामने, देख लो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो पूछ लो इस स्टेप को समझने में। नो सर। चलिए नो सर, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। चलो बेटा फिर आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के पहले अपने को क्या करना होगा बेटा, इसको कलेक्ट करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना होगा। गणित में इसको क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई करना। इस एक्सप्रेशन का ये पूरा एक एक्सप्रेशन है इंटीग्रल के अंदर। अभी अपन x के अब तो ये पूरा एक सिंगल इंटीग्रल में बदल गया है, लेकिन अभी आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर का ये फंक्शन जो आया है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करेंगे, जिस क्वेश्चन में सॉल्व नहीं होगा बेटे डायरेक्ट फिर इसके बाद x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में लिमिट रखने के बाद तुरंत आंसर मिल जाए, आपको फटाफट आंसर मिल जाए, मतलब ज्यादा टर्म नहीं होगी तो तुरंत आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, ये आता है सभी को सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ इंटरटेन करते हैं, तो 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा बेटे, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। फिर देखो कांस्टेंट को सब एक साथ इंटरटेन करना, सारे कांस्टेंट को एक साथ लेके उसका एलसीएम ले लेना। ये छोटा सा कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं। फिर 25/2x और 4/2x, ये दोनों x की टर्म है और दोनों का साइन प्लस है। अपने को सभी को सॉरी अभी ब्रैकेट ओपन करना तो ये साइन माइनस हो जाएगा, साइन माइनस में चले जाएगा। हाँ, इसका पहले ब्रैकेट ओपन करना बेटा, क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो अंदर का ब्रैकेट का साइन, हर टर्म का साइन बदल जाता है। ये अलजेब्रा का नियम लगाना और फिर सॉल्व करना, 2x। तो तुमको जो आंसर मिलेगा सॉल्व करने के बाद अंदर इंटीग्रल के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 21/2x माइनस 40 ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। इस तरह का एक सिंगल इंटीग्रल आपके सामने होगा। देख लो सभी लोग अपनी नोटबुक लेके बैठे हैं, वो लोग नोटबुक में जरा सॉल्व करके देख लो। जो ओरली कर सकते हैं वो ओरली कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलसीएम ओरली होगा नहीं, उसको आपको करके देखना होगा। पास में रफ वर्क कर लीजिए, कन्विंस हो जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 वैरायटी के टर्म है, एक एक्स स्क्वायर की टर्म, एक एक्स की टर्म और एक कांस्टेंट टर्म्स। ये तो अनुभूति हमें होना ही चाहिए कि भाई कितनी वैरायटी के टर्म्स हैं। ये मैंने तुमको इस यूनिट के शुरुआत में जब आपको लिमिट एज ए कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम में जब मैं आपको उसकी लिमिट निकाल रहा था तब बताया था मैंने। कितनी वैरायटी के टर्म्स दिख रही है, एक एक्स स्क्वायर वाली, एक एक्स वाली और एक कांस्टेंट वाली। कर लिया सभी ने कैलकुलेशन बेटे? यस सर, कर लिए। अब ये जो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं करना चाहिए, ये आपको खुद करना चाहिए। क्यों बोले सर? देख बेटा, ये सिंगल इंटीग्रल तेरे को दिख रहा है, इसकी लिमिट लोअर 1 है, अपर लिमिट 4 है, कांस्टेंट लिमिट से है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद अंदर एक ही वेरिएबल का फंक्शन बैठा है, तो यहाँ पर बीटा और गामा फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम का कंसेप्ट लगा के भी इतना लंबा प्रोसीजर से टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं। जो आपने 12th क्लास में मेथड सीखी ना इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने की, वो लगा। क्या मतलब? कौन सी मेथड सर? भूल गया? अरे भूले मत, भूले मत, याद रख सारी चीजें। यस सर, हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पहली टर्म 1 का होगा, एक्स क्यू अपॉन 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो एक्स क्यू आएगा पहली टर्म का इंटीग्रेशन। फिर X by 3 रहेगा बेटे,
फिर दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, दूसरा वेरिएबल ही नहीं है तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर इसका 48x जीरो हो जाएगा कौन सा? ना, हाँ एक्स वो आएगा एक्स 48 होगा बेटा, 40.x कास्टिन का अपन डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे बेटे, अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सर 48x। हाँ 48x, फिर वही किया मैंने आपके सामने, देख लो हम 10 मिनट का टाइम अपडेट कर रहे हैं, जुड़े रहिए, जितना उतना सीख लो मैक्सिमम, एक समय का सदुपयोग कर रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस 21/4 एक्स स्क्वायर ईश्वर हमारा साथ दे रहा है, टाइम और इंटरनेट दोनों हमारे को मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, जुड़े रहो। एक्स क्यूब माइनस 21/4 एक्स स्क्वायर माइनस 48x अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 1। अब ये छोटा सा काम है, उसके बावजूद भी मैंने काम किया है आपके लिए, आप खुद करेंगे, नहीं किया है आपके लिए छोड़ दिया है। रखो सभी लोग, जैसे यहाँ पर रखे थे आपने, वहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा था, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल हर स्टेप क्लियर किए। यहाँ पर x की जगह रखना है और कुछ नहीं करना है, तो सारी तीनों टर्म में पहले x की जगह क्या रखना है 4, फिर माइनस करना है, माइनस फिर ब्रैकेट लगाना है, ऐसा जैसे मैंने पहले ब्रैकेट लगाया बेटे, और फिर इसके बाद x जहां x है उसकी जगह 1 रखना है बेटे, जल्दबाजी में नहीं करना है, ये स्टेप की पूरी डिटेल लिखना है आपको, ये आपके लिए दिया है कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन है, कर लो जरा चेक सभी लोग। इसलिए मैथ्स की काफी क्लास जब भी अटेंड करो, बोलता जरूर स्क्रीनशॉट लो, लेकिन जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो छोटा सा नोटबुक भी लेके रखे साथ में बैठे, ताकि सर कुछ छोटा मोटा कैलकुलेशन करने को बोलते हैं, जो तुमने अभी तक किया है वही बोलूंगा, नया कैलकुलेशन तो सब मैंने बता ही रहा हूं, आपको बताऊंगा। अंकित प्रजापति कुछ नेट कनेक्शन से बाहर हो गया या अपनी इच्छा से बाहर हो गया? म्यूट करो अंकित। ए यार बच्चे, फिर मेरे को तुमसे क्वेश्चन पूछने के लिए वो करना पड़ेगा। हाँ सर, बेटा, अपने ब्लड में इनहेरेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए कि भाई हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमको इंस्ट्रक्शन जितने दिए हैं, तो उसमें यदि हम कोई कारणवश बाहर हो जाते हैं क्लास के नेट से या कुछ चक्कर होता है और फिर वापस ज्वाइन करने का हम आपको दे रहे हैं परमिशन, तो बाय डिफॉल्ट आपको अनम्यूट करना चाहिए यार। ये अपनी कुछ चीजें ब्लड में लाओ, प्रॉपर्टी आप इंक्लूड करो, नहीं तो आपका जो सुपरवाइजर होगा, कंपनी का जो सिलेक्ट करने वाला होगा, उसके इंटरव्यू में आप तुरंत पहली स्टेप में फेल हो जाओगे, फिर बाद के क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा वो। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। चलिए आगे बढ़े, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम बहुत स्लो चल रहे हैं, हमें समय को पकड़ना है। सर आया है, हेलो सर। आ गया ना बेटा? हाँ सर। यस सर आ गया। यस सर आ गया। अभी सर जल्दी में बता रहे हैं, तो आप इसको फोटो ले लो, और काफी टाइम दे रहा हूं मैं, और उसको करना क्लास के बाद, फिर 1:30 बजे बाद कोई समस्या आए तो फोन से पूछ लेना कि सर ये आंसर नहीं आया, तो अब मैं तेरे को सर आपका नंबर क्या है सर? सर मेरी कॉपी में करके फिर से बताऊंगा तेरे को, ये वाला आखिरी स्टेप कैसे एलसीएम लेते हैं, जब रेशनल नंबर आते हैं तो एलसीएम लेते हैं, जब रेशनल नंबर नहीं होते हैं, होल नंबर्स रहते हैं, तो केवल साधारण तौर पे प्लस माइनस करते हैं, वो भी सिखा दूंगा तेरे को, 7वीं क्लास का कैलकुलेशन, मुझे कोई समस्या नहीं है। चलिए अब हम एक नए दौर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हो, टेस्ट हो, उसमें पूछा जा सकता है। डिसाइड करने का तरीका, उसका क्या एप्टीट्यूड है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये मैंने पूरा समझा दिया है। किसी भी बच्चे को पहले वाले केस में कोई समस्या हो तो पूछ लो, फिर मैं आपको एक दूसरी मेथड की तरफ आगे ले जा रहा हूँ, दूसरे कैटेगरी पर शिफ्ट कर रहा हूँ, केस 2 पर शिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताए दिए थे शुरुआत में कल क्लास में कि कितने कैसे संभव हैं। ये आज हमने पहला केस आपको एलाबोरेट करके बताया, पहली मेथड इस केस में बताई,
अब हम दूसरी मेथड पे आ रहे हैं। यदि आपने दूसरी मेथड सीख ली तो तीसरी अपने आप समझ में आ जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। और जो दूसरी तीसरी मेथड है उसमें कुछ चीजें तो ये कॉमन ही रहेगी जो आपने इसमें कैलकुलेशन किया है। हमारा प्रॉब्लम केवल स्टार्टिंग करने में आता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करें। तो जब कांस्टेंट लिमिट होगी तब आपके लिए टोटली फ्रीडम है। टोटली फ्रीडम है इसका मतलब जो ऑर्डर दिया होगा बेटे उस ऑर्डर में उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। और जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना है वो अब आपका अगला केस आ रहा है। तो बढ़े आगे भाई। अब आप सभी की ड्यूटी की आज कोई सी भी बुक्स में से क्वेश्चन बैंक में से इस कैटेगरी का क्वेश्चन ले लेना और उस पर प्रैक्टिस कर लेना। ये हमारे लिए आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा, कोई बड़ा होमवर्क नहीं है बेटा। फिर इसके बाद यदि आपके इस टाइप पर इस कैटेगरी पे 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं तो फिर तुम लोग दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन करिएगा जो मैं आपको अगली स्लाइड में उसकी टेक्निक समझा रहा हूं। Let us consider the case which will arise in an applied problems। देखो भाई ये दूसरी मेथड क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि ये अप्लाइड प्रॉब्लम्स में बहुत आती है। अप्लाइड प्रॉब्लम मतलब जहां पर इसका एप्लीकेशन होता है वहां पे ये केस कदम कदम पे आता है। तो भाई इन सच केसेस द लिमिट्स विथ रिस्पेक्ट टू y से y1 एंड y2 आर सम फंक्शन ऑफ x। अभी भी ध्यान देना बेटा, मैं एक ऑप्शन आपके सामने यूज कर रहा हूं, फिर मैं इसका रिवर्स ऑप्शन भी यूज करूंगा। ओके गाइस, तो यहां पर क्या हम मान रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू y है ना वो y1 है और y2 है, और y1 और y2 दोनों के दोनों x के कोई ना कोई फंक्शन है। जिस वेरिएबल की ये लिमिट है, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिमिट है, तो जिसमें जो वेरिएबल मिसिंग है उसके फंक्शन होते हैं। ऐसा कि ऐसे एक और केस तुमको समझाऊंगा, अभी इसको दिमाग में जमाओ। इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट्स क्या मतलब हुआ बेटे, अभी हमने जो पहला केस सीखा था उसमें x के और y की लिमिट दोनों ही कांस्टेंट थी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है चेंज, y की लिमिट जो है वो सम फंक्शन ऑफ x होगी। कभी क्वेश्चन में ऊपर और नीचे मतलब लोअर और अपर लिमिट दोनों ही वेरिएबल के फॉर्म में होती है, सम फंक्शन के x के फॉर्म में होती है। कभी कभी केवल एक कांस्टेंट होती है तो दूसरा फंक्शन होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। दैट इज हम इस बात को मैथमेटिकली कैसा किस तरह से कहना चाहते हैं, आपके सामने पेश करना चाहते हैं इस तरह से बेटे। y की लिमिट है y1 इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, अपर लिमिट y2 एज सम फंक्शन ऑफ x, while x की जो लिमिट थी हमारी पहले केस में वो कांस्टेंट ही है, एज्यूम की हमने x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक। अब आप देख लिया होगा आपने, क्या देख लिया कि यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं और दो इंटीग्रल के सिंबल हैं, और चूंकि यहाँ पर आपके पास फंक्शन ऑफ x लिमिट्स में दिया है मतलब y की लिमिट दी है, तो हमें जो भी इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर ऐसे के यहाँ पर इस केस में एग्जामिनर करता है कंफ्यूज, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, इस केस में भी करेगा और इसके बाद जो दूसरा केस बताऊंगा उसमें भी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको मैं कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूं बातों को, चीजों को। देखो भाई ये पहला इंटीग्रल होता है, ये दूसरा इंटीग्रल होता है, थोड़ा वेट करें, क्वेश्चन जिसने पूछा है मैं और कुछ मेरी जो बात कहना है एक बार मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद अपनी बात रखिए, नहीं तो मैं क्या डाइवर्ट हो जाता हूं फिर, समझे आप। कोई भी टीचर पढ़ा रहा है पहले उसकी बात पूरी समझिए, फिर वो बोलता है कि हाँ सर मुझे क्वेश्चन है तो फिर क्वेश्चन पूछिए। तो भाई यहाँ पर चूंकि पहले के इंटीग्रल में लिमिट्स विथ रिस्पेक्ट टू y दिए, मतलब आपको 101% इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में ही करना है, भले यहाँ पर कंफ्यूज करके dx dy लिखे एग्जामिनर, पहले यहाँ dx लिखेगा फिर dy लिखेगा,
जबकि यहाँ पर इंटीग्रेशन में, पहले इंटीग्रेशन में लिमिट्स तो में x इन्वॉल्व है, या तो लोअर लिमिट में x होगा या अपर लिमिट में x होगा, नहीं तो दोनों में कोई ना कोई x का फंक्शन आपको दिया होगा। लेकिन दूसरा इंटीग्रल हमेशा कांस्टेंट दिया होता है, दोनों लिमिट में कांस्टेंट होती हैं, तब आपका डिसीजन यूनिफॉर्म रहेगा और सटीक रहेगा कि भाई मैंने तुमको समझा दिया ना कि यहाँ पर पहले इंटीग्रल में x इन्वॉल्व है, इसका मतलब y की लिमिट है, तो तेरे को पहले तुमको